हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको अध्ययन कराएंगे प्रथम पत्र में मदर एंड चाइल्ड केयर में आपका अध्याय मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पोषण कार्यक्रम। इस पिछली वीडियो में हमने आपको मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पोषण कार्यक्रम के बारे में कई योजनाओं के बारे में अध्ययन कराया था। इसी अध्याय में आपका टॉपिक है एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम के बारे में आपको अध्ययन कराएंगे। कौन कौन से रोग होते हैं, कौन कौन सी मौसमी बीमारियां होती हैं जिससे व्यक्ति किसी ना किसी रूप से संक्रमित होता है तथा अपने स्वास्थ्य को गिरावट लाता है, जिससे वह कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होने लगता है। आज के इस बदलते दौर में कई प्रकार की महामारियां, बीमारियां दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। इससे पहले हमने जननी सुरक्षा योजना, जिसमें जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य था मातृ शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, कन्याओं की संख्या को बढ़ाना, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना तथा भारत सरकार द्वारा कन्या का जन्म होने पर उन्हें कई प्रकार की सहायता राशि के रूप में प्रदान की जाती है ताकि कन्या भ्रूण हत्या को रोका जा सके तथा कन्या जन्म को बढ़ावा दिया जा सके। इसमें जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत कई प्रकार की सामाजिक संस्था कार्यरत होकर सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा देकर बेटियों की जनसंख्या को बढ़ावा मिला है। बेटियों के लिए कई प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं बनाई जा रही हैं, जिन योजनाओं के होने पर बालिका के जन्म पर 2100 रुपये तथा प्रथम जन्मदिन पर उन्हें 21 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। इसी प्रकार राजश्री योजना थी। इस योजना का प्रारंभ राजस्थान में 1 जून 2016 से प्रारंभ हुआ था। तो इन सब के बारे में हम आपको पिछली वीडियो में अध्ययन करा चुके हैं। आज हम इसी अध्याय में आपको एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम, इसमें कौन कौन से रोग होते हैं, इनकी निगरानी किस प्रकार करनी चाहिए, इंटीग्रेटेड डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम, इसमें हम डेंगू, मलेरिया, स्वाइन फ्लू इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कुछ मौसमी बीमारियां होती हैं जो मौसम के बदलते अनुसार होती हैं, जैसे कि डेंगू है, मलेरिया है, स्वाइन फ्लू है, कई प्रकार के वायरल बुखार है। इन रोगों की रोकथाम के लिए एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो पहले हम अध्ययन करेंगे डेंगू के बारे में। डेंगू जो रोग है यह वायरस जनित रोग है, विषाणु वायरस जनित रोग है। जो विषाणु होता है, वायरस होता है, इसको सजीव एवं निर्जीव की योजक कड़ी माना जाता है। यानी जो विषाणु होता है, वायरस होता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग बीच की कनेक्टिव लिंक होती है, ये दोनों में ही अब सक्रिय रहता है। तो डेंगू कैसा रोग है? विषाणु जनित या वायरस जनित रोग है। इसका जो संक्रमित होने का प्रमुख कारण है, इसका फैलने का कारण है एडिस एजिप्टी तथा एडिस एल्बोपिक्टस। इन मच्छरों के नाम है एडिस एजिप्टी तथा एडिस एल्बोपिक्टस नामक मादा मच्छर के काटने से होता है। इनको संक्रमण करने का मुख्य कार्य मादा का होता है, ना कि नर मच्छर का। एडिस एजिप्टी तथा एडिस एल्बोपिक्टस नामक मादा मच्छर के काटने से डेंगू रोग फैलता है। पिछले कुछ वर्षों में डेंगू का प्रकोप काफी बढ़ता जा रहा है, चाहे वो शहरी इलाका हो, चाहे वो ग्रामीण इलाका हो, हर जगह डेंगू का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, जिससे अधिक से अधिक जनसंख्या प्रभावित होती है। बरसात के मौसम में डेंगू फैलाने वाले मच्छर खुले नालियों, कूलर में जमे पानी, आसपास में जो गड्ढे होते हैं जिनमें गंदा पानी भरा हुआ आता है, ये उसी स्थान पर अंडे देते हैं तथा मच्छर प्राय जो डेंगू का मच्छर होता है हमेशा दिन में ही काटता है। इनके शरीर में सफ़ेद तथा काली पट्टी होती है पहचान के लिए, इसलिए जो डेंगू का मच्छर होता है इसे चीता मच्छर भी कहा जाता है, यानी टाइगर मस्क्यूटो। इसकी जो
शरीर पर जो धारी होती हैं चीते के समान ही होती हैं। अब हम पढ़ेंगे डेंगू के प्रकार। डेंगू कितने प्रकार के होते हैं, इन कौन सा प्रकार सबसे अधिक खतरनाक होता है, इनका मैं समय रहते हुए किस प्रकार इलाज कराना चाहिए। तो पहला है आपका सामान्य डेंगू, क्लासिकल डेंगू। जो सामान्य डेंगू क्लासिकल डेंगू होता है इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है, ब्रीक बोन फीवर। जो साधारण डेंगू होता है इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। जो सामान्य डेंगू क्लासिकल डेंगू होता है ये एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। यह डेंगू 4 सीरोटाइप में मिलता है, 1, 2, 3, 4 कई भागों में इनको विभाजित कर सकते हैं। स्त्री हो या पुरुष दोनों ही इस रोग के शिकार हो सकते हैं। जब डेंगू से पीड़ित व्यक्ति संक्रमित एडिस एजिप्टी मच्छर काटता है तो वह मच्छर डेंगू रोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को काटता है तथा संक्रमण करता है तथा यह आदमी से मच्छर, मच्छर से आदमी तरफ एक तरह की साइकिल के रूप में चलता हुआ रहता है। इसका पोषक कारण यानी जो होस्ट फैक्टर होता है ये सभी प्रकार के पुरुषों, किसी भी उम्र के महिला पुरुषों में भी हो सकता है। इसका जो उद्गम काल होता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है 3 से 10 दिन में, यानी जब डेंगू मच्छर काटता है तो इसके लक्षण 3 या 10 दिन में दिखाई देने लगते हैं। जिनका जो इम्यूनिटी पावर होता है, प्रतिरक्षण शक्ति कमजोर होती है, इसका प्रभाव 2 या 3 दिन में ही दिखाई देने लगता है। जब क्लासिकल डेंगू होता है तो इसके कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, इन लक्षणों के द्वारा हम डेंगू के लक्षणों को पहचान सकते हैं। जब डेंगू होता है तो अचानक ठंड लगकर बुखार आना, सिर के दर्द होना, आंखों के पीछे आंखों में दर्द होना, मांसपेशियों तथा जोड़ों में दर्द होना। आम बात तो मांसपेशियां जोड़ों में दर्द होना ही सामान्य डेंगू क्लासिकल डेंगू का एक प्रमुख लक्षण माना जाता है, क्योंकि इसी को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। भूख नहीं लगना, किसी स्वादिष्ट पदार्थ का पता नहीं लगना, गले में खराशी में संक्रमण होना। 80% रोगियों में डेंगू बुखार के कारण उनकी जो स्किन होती है वो फटने लगती है तथा कई प्रकार के दाने निकलने लगते हैं। बुखार में जो बुखार होता है 5 से 7 दिन या 10 दिन तक ही बना रहता है। यह डेंगू इतना खतरनाक नहीं है, इसका समय रहने पर इलाज किया जा सके। अगर डेंगू है तो कई प्रकार की जो एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं इनका प्रयोग बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका रक्तस्राव वाला डेंगू या हीमरेज डेंगू। रक्तस्राव डेंगू में क्या होता है, यानी इसमें उल्टियाँ आने पर, तबीयत खराब होने पर बलगम के साथ खून आने लगता है। यह क्लासिकल डेंगू का एक बिगड़ा रूप है, यानी जो क्लासिकल डेंगू है उससे ज़्यादा खतरनाक डेंगू रक्तस्राव डेंगू माना जाता है। इस रोग में सिर में तेज दर्द तथा बुखार होता है, पेट में जलन, कई प्रकार की गैस संबंधी समस्या होने लगती है। अंदर जो यकृत है, यकृत का आकार बढ़ने लगता है, यानी जो यकृत है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि माना जाता है। यकृत का आकार बढ़ने के साथ साथ सांस लेने में उसे कठिनाई होने लगती है। रोग की तीव्रता से उसकी जो नाड़ी गति है तेज चलने लगती है। जो नाड़ी का चाप है 20 मिनट होने लगता है। नेक्स्ट है आपका डेंगू शॉक सिंड्रोम। डेंगू शॉक सिंड्रोम इस प्रकार का डेंगू बुखार के साथ साथ कई प्रकार के जो क्लासिकल डेंगू के लक्षण होते हैं वो भी इसी डेंगू शॉक सिंड्रोम में दिखाई देते हैं। इसमें जो नाड़ी की गति होती है अत्यधिक कम होने लगती है। इसके बचाव के उपाय, अगर डेंगू से बचना है, हमें मौसमी बीमारियों से बचना है तो मैं किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। मच्छरों को भगाने के लिए मार्केट में कई प्रकार के ऑल आउट हैं, अगरबत्ती हैं, ओडोमॉस, इनका प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें मच्छर ना काट सकें। हमें अपने आसपास के वातावरण का भी ध्यान रखना चाहिए। अपने आसपास घर के साथ साथ आसपास के वातावरण की सफाई रखनी चाहिए।
मौसमी बीमारियों में मौसम जब ठंडे होते हैं, बरसात का मौसम होता है, तो पूरी बाहों वाले कपड़े पहनने चाहिए, यानी पूरे शरीर को ढककर सोना चाहिए। जो घर में कूलर यूज करते हैं उन्हें गंदा पानी जमा नहीं होना चाहिए, उन्हें समय रहते बदलते रहना चाहिए। घर के आसपास जो पुराने टायर हैं, खाली डिब्बे हैं, उनमें पानी भरा है, उन्हें तुरंत साफ करना चाहिए। किसी भी स्थिति में रोग होने पर कई प्रकार की टैबलेट होती थी, एस्प्रिन है, आइब्रुफ्रिन है, पैरासीटामोल है, इनको बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना चाहिए। यह आपका डेंगू के बारे में कुछ सामान्य जानकारी थी, जो एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण भाग माना गया है। अब हम पढ़ेंगे मलेरिया के बारे में। डेंगू की तरह मलेरिया भी एक असंक्रामक रोग है, ये भी मच्छर के काटने से ही होती है। यह न केवल भारत में अपितु पूरे विश्व में एक जन स्वास्थ्य समस्या बन चुकी है। जो मलेरिया रोग होता है मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से होता है। ये मच्छर कई प्रकार के क्षेत्रों में कई नामों से जाना जाता है। एनोफ्ली कीलू सिफेली, एनोफ्ली स्टेफेंसी, एनाफ्ली फ्लूपिटिलिस, मलेरिया एनोफ्ली मिनिमिस, एनाफ्ली निबिपस, एनोफ्ली फिलीपेंसिस, ये मलेरिया रोग के कारक होते हैं। जो मच्छरों में मलेरिया रोग फैलाने का जो कारण है, प्रोटोजा संघ के मादा एनाफ्लिस जो प्लाज्मोडियम प्रजाति के होते हैं, यह मलेरिया रोग फैलाने का कार्य करते हैं। यानी जो मलेरिया रोग होता है मादा एनाफ्लिस मच्छर के काटने से होता है, जो प्रोटोजा संघ का प्राणी माना गया है। मलेरिया एक विश्वव्यापी रोग है। इसे ग्रीक भाषा में अशुद्ध हवा फैलाने वाला रोग भी कहते हैं। मलेरिया ग्रीक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, माल एरिया। माल का शब्द होता है अशुद्ध या दूषित हवा, एरिया का मतलब होता है हवा, दूषित हवा। यह रोग अशुद्ध एवं दूषित हवा के कारण भी फैलता है। मलेरिया रोग से बचने के लिए हमें गंदे पानी आसपास जमा नहीं होना चाहिए तथा सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। मच्छरों को भगाने के लिए ऑल आउट है आपके ओडोमॉस, इनका भी प्रयोग करना चाहिए। आज तक भारतवर्ष में मलेरिया एक प्रमुख जन समस्या बन चुकी है। इसमें आंकड़े बताते हैं सन 1947 में मलेरिया से 75 मिलियन लोग ग्रसित हो चुके हैं। इसलिए सन 1958 में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम नेशनल मलेरिया इंटीग्रेटेड प्रोग्राम NMEP कार्यक्रम चला गया है, ताकि मलेरिया रोग की रोकथाम की जा सके तथा इनकी मलेरिया रोग से बचने के लिए कई प्रकार के कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए, ताकि मलेरिया रोग के बढ़ावा को रोक सकें। जैसे कि आपका DDT है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। जो DDT होता है इसके पानी में छिड़कना चाहिए, ताकि जो मच्छर है उनकी संख्या कम हो सके। DDT डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। उसी प्रकार जो BHC होता है DDT की तरह BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसका जो फुल फॉर्म होता है BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड। DDT होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। इनका समय समय पर छिड़काव करना चाहिए, ताकि मलेरिया मच्छर हैं उनका लार्वा नष्ट हो सके। वर्तमान में मलेरिया मच्छरों में क्लोरोक्विन दवाई के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होती है। रोग फैलाने वाले परजीवी जैसे कि मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण जो 4 प्रजाति हैं मलेरिया रोग को फैलाने में सक्षम होती हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम बाइवैक्स। यह जीवन चक्र में 48 घंटे का होता है। इसमें तेज ज्वर यानी बुखार आने लगता है। प्लाज्मोडियम ओवेल, इसका जीवन चक्र 48 घंटे का होता है।
उसी प्रकार प्लाज्मोडियम मलेरिया, इसका जीवन चक्र 72 घंटे का होता है। नेक्स्ट है आपका प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, यह सबसे अधिक खतरनाक माना जाता है। इसके अगर इस प्रकार का मलेरिया होता है, इसमें रोगी की मृत्यु जल्दी ही होने लगती है। संपूर्ण विश्व में प्लाज्मोडियम बाइवैक्स अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका स्वाइन फ्लू। जो स्वाइन फ्लू है ये भी आपकी विषाणु जनित बीमारी है, जिसमें रोगी को सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। स्वाइन फ्लू एक तीव्र संक्रामक श्वसन संबंधी भयंकर जानलेवा रोग है, जिसे स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा H1N1 भी कहा जाता है। स्वाइन फ्लू होता है H1N1 भी कहा जाता है। स्वाइन फ्लू विषाणु इसके कई प्रकार होते हैं, H1N1, H1N2 तथा H1H3N1, ये स्वाइन फ्लू के प्रकार होते हैं। तथा H1N को जो H1N1 होता है इसे स्वाइन फ्लू विषाणु भी कहा जाता है। इसका जो पोषक कारक होता है H1N1, H3N1 तथा H3N2 विषाणु माना गया है। ये आपके स्वाइन फ्लू के प्रकार माने जाते हैं। अब जो स्वाइन फ्लू है कैसे फैलता है? जब कोई व्यक्ति स्वाइन फ्लू विषाणु से संक्रमित है, यानी किसी व्यक्ति को स्वाइन फ्लू है, उससे संक्रमित होता है, उसके जो श्वसन मार्ग होते हैं, जैसे कि हम सांस किसके द्वारा लेते हैं? नाक के द्वारा। तो श्वसन मार्ग जैसे नाक है, नासा मार्ग है, श्वास नली यानी ट्रेकिया है, श्वसनी गला है, फेफड़े, उनसे चिपक कर वह हमारे शरीर में प्रवेश करने लगता है। यानी जो स्वाइन फ्लू का जो विषाणु है जो सांस के द्वारा नाक में प्रवेश करता हुआ, वो सांस नली नासा मार्ग में प्रवेश करता हुआ फेफड़ों में चिपक कर वह पूरे शरीर में प्रवेश करने लगता है। वहाँ उसकी कोशिकाओं पर आक्रमण करता है। हमारा शरीर किससे मिलकर बना हुआ है? कोशिकाओं से। जो इन कोशिकाओं को संक्रमित करने लगता है, जिससे कोशिका नष्ट होने लगती हैं। कोशिका नष्ट होकर एक तरह का विष छोड़ने लगती हैं तथा एक खतरनाक विष उत्पन्न होने लगता है। जो श्वेत रक्त कणिका होती हैं, जो रक्त परिसंचरण तंत्र में RBC लाल रक्त कणिकाएं, WBC श्वेत रक्त कणिकाएं, ये संक्रमित होने लगती हैं। जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं जिन्हें सैनिक कोशिकाएं कहा जाता है, ये सबसे अधिक संक्रमित होने लगती है, जिससे हमारे शरीर में बॉडी में जो प्रतिरक्षण क्षमता होती है वो कम होने लगती है तथा हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता नष्ट होने लगती है, जिससे व्यक्ति संक्रमित होने लगता है, जिससे श्वसन संबंधी समस्या उत्पन्न होने लगती है। व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। साइटोकाइनिन जो तूफान होता है श्वसन मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है, जिससे श्वास नली ब्रोंकाई ब्रेंक्यूलस में सूजन आने लगती है तथा समय रहते इसका अगर इलाज नहीं किया जाता है तो बैक्टीरियल निमोनिया होने की संभावना हो सकती है। इसका जो पोषक कारक होता है स्वाइन फ्लू का, सबसे पहले इसमें जो कमजोर व्यक्ति होते हैं वो इसकी गिरफ्त में आने लगते हैं, जैसे कि वृद्ध व्यक्ति है जिनका जो इम्यूनिटी पावर कम होने लगता है, शरीर की कोशिकाएं धीरे धीरे कम होने लगती है, पाचन संबंधी प्रक्रियाएं कम होने लगती हैं। इस अवस्था में व्यक्ति का शरीर कमजोर होने लगता है। गर्भवती महिलाएं होती हैं, इनको संक्रमण होने का अधिक खतरा रहता है। जो दुग्धपान कराने वाली महिला होती हैं, लैक्टेशन मदर होती हैं, उनमें भी स्वाइन फ्लू का अधिक खतरा होने लगता है। स्वाइन फ्लू का फैलने का प्रमुख जो कारण होता है, स्वाइन फ्लू किसके कारण फैलता है? स्वाइन फ्लू एक अति तीव्र संचारी रोग है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर यह श्वास के द्वारा फैलने लगता है। जो सुअरों से फैलता है, जो पिग होते हैं
पिग के द्वारा, जो इससे डेंगू आपका था वो मच्छरों के द्वारा फैलता था, मलेरिया है वो आपके मच्छरों के द्वारा फैलता था, वो भी मादा मच्छरों के द्वारा। लेकिन जो स्वाइन फ्लू है ये आपके जानवर हैं, आपके पिग सूअरों के द्वारा फैलता है। इसका कारण है 1 से 4 तक सूअरों की मृत्यु हो जाती है। जो सूअर मर जाते हैं उनसे निकलने वाली जो गैस होती हैं उनके द्वारा स्वाइन फ्लू उत्पन्न होता है। जैसे H1N1 ये सबसे खतरनाक माना जाता है। स्वाइन फ्लू एक मौसमी फ्लू के अनुसार होता है जो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति को संक्रमित करता है। तो इस रोग के लक्षण क्या हैं? अब हम इनके लक्षणों के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर कोई व्यक्ति स्वाइन फ्लू से संक्रमित होता है, स्वाइन फ्लू नामक विषाणु से संक्रमित होता है, तो उसकी जो नाक है वो बहने लगती है, आलस एवं सुस्ती आने लगती है, नींद नहीं आती है, बेचैनी होने लगती है, भूख नहीं लगना, खाने का कोई स्वाद नहीं होना। मेन प्रॉब्लम होती है, जो मेन समस्या होती है वो आपकी सांस लेने में सबसे अधिक कठिनाई होने लगती है। छोटे बालकों में स्वाइन फ्लू के लक्षण तीव्र गति से दिखाई देने लगते हैं, लेकिन आज के समय में इन सभी रोगों के अलावा वैश्विक महामारी के रूप में आपकी कोविड-19 रोग फैला हुआ है, जिसको कोरोना वायरस, ये भी एक श्वसन संबंधी रोग होता है। इसलिए इसके बचाव के लिए इसका कोई इलाज नहीं है, ना इसकी कोई वैक्सीन है। इसके बचाव के लिए स्वयं को बचाना, स्वच्छ मास्क का प्रयोग करना, हाथों को सैनिटाइज करना, इसी रोग का बचाव बताया गया है। जो कोरोना वायरस है आज के समय में भयंकर रूप ले चुका है, जिससे कई प्रकार के व्यक्ति संक्रमित हो चुके हैं। ये आपका एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम के बारे में अध्ययन था, जिसके बारे में हम आपको अध्ययन करा चुके हैं। इन वायरस जनित रोगों से बचने का सबसे अच्छा उपाय है हमें पौष्टिक भोजन करना चाहिए। यानी जैसे कि जो विटामिन सी है, विटामिन सी किस में पाया जाता है? खट्टे फलों में, जैसे कि नींबू, संतरा, जिसमें एस्कोर्बिक एसिड पाया जाता है, जिसके द्वारा जो एस्कोर्बिक एसिड होता है बॉडी में प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनिटी जो सिस्टम होता है विटामिन सी के द्वारा ही मजबूत होता है। इसलिए हमें खट्टे फलों का, हरी सब्जियों का, नींबू, संतरा, मौसमी, आंवला, अमरूद, इन सभी फलों का भरपूर सेवन करना चाहिए, ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रह सके, हमारे शरीर के अंदर जो प्रतिरक्षण तंत्र है मजबूत हो सके। संतुलित एवं पौष्टिक भोजन ग्रहण करना चाहिए तथा पानी की मात्रा अधिक लेनी चाहिए। त्रिफलागी चूर्ण है, जैसे कि आंवला है, हर्र है, भेड़ा, इनका सेवन करना चाहिए। जो नीम गिलोय है, आपकी टिनोस्पोरा है, इनका प्रयोग करना चाहिए। नीम की जो पत्तियां हैं, जो एक अच्छा एंटीबायोटिक माना जाता है, हमें नीम की पत्तियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। तथा हर्बल चाय, इनका प्रयोग करना चाहिए। गर्म पदार्थों का सेवन करना चाहिए। जो जिंक लोनियन होता है, इसका सेवन करने से स्वाइन फ्लू में काफ़ी लाभ मिलता है तथा इससे शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है मजबूत होने लगता है।